बच्चों, आज हम मौर्य साम्राज्य के पतन के कारणों पर विस्तृत अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम हम मौर्य साम्राज्य के पतन के उन कारणों पर चर्चा करते हैं जो इस विशाल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार रहे। तो सबसे पहले लेते हैं निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी, क्योंकि अशोक की मृत्यु के बाद लगभग 30 वर्षों के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया था। तो इसका जो मुख्य कारण था कि वो था अशोक के निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी। दूसरा, मौर्य साम्राज्य बहुत ज्यादा केंद्रीकृत प्रशासन से आविर्भूत था और इसलिए ऐसे प्रशासन की सफलता के लिए आवश्यक है कि केंद्र में एक शक्तिशाली राजा कार्य करे। लेकिन जैसे ही निर्बल राजाओं का शासन आरंभ हुआ, वैसे ही मौर्य साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया। इसके अलावा दूर के जो प्रांत थे उनमें दमनात्मक शासन किया गया था और इसलिए जनता बार बार मौर्य साम्राज्य के प्रति असंतोष व्यक्त कर रही थी और इसलिए उन्होंने मौर्य साम्राज्य के प्रति असंतोष का भाव रखते हुए उससे दूरी बनाना शुरू कर दिया। साथ में ही नौकरशाही व्यवस्था की भी कुछ कमजोरियां रही, जिसके कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। इसके अलावा मौर्य अर्थव्यवस्था पर दबाव और कुछ इतिहासकार मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए अशोक को भी उत्तरदायी मानते हैं और अशोक की जो ब्राह्मणों के प्रति जो नीति अपनाई गई थी, साथ में ही अशोक की जो धम्म नीति अपनाई गई थी और जिस धम्म नीति के तहत उसने शस्त्र विजय के स्थान पर धम्म विजय की नीति लागू की, उसने भी एक विशाल मौर्य साम्राज्य को पतन के कगार पर पहुंचा दिया। तो इन मुख्य बिंदुओं पर इस अध्याय में बात करने का हम प्रयत्न करते हैं। सबसे पहले हम बिंदु लेते हैं निर्बल और अयोग्य उत्तराधिकारी, क्योंकि राजतंत्रीय शासन प्रणाली की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि जो शासक हो वो योग्य हो और वो शक्तिशाली हो। लेकिन अधिकांश इतिहासकार ये मानते हैं कि मौर्य साम्राज्य के पतन का जो मुख्य कारण था वो था कि अशोक के बाद के जो सारे जो उसके उत्तराधिकारी थे वो निर्बल थे और अयोग्य थे। इस संदर्भ में यह कहा जाता है कि अशोक की मृत्यु के बाद उसका जो एक पुत्र था जालौक, उसने कश्मीर में स्वतंत्र शासक वो बन बैठा था। और इसी प्रकार से हमें बौद्ध लेखक तारानाथ ने भी कहा है कि वीरसेन ने गंधार प्रदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली थी। तो कहने का तात्पर्य है कि अशोक की मृत्यु के बाद उसके निर्बल उत्तराधिकारियों ने अपनी अलग अलग स्वतंत्र सत्ता की घोषणा कर ली, जिसके कारण जो केंद्र है वो कमजोर हो गया और इसके कारण जब राजा शक्तिशाली नहीं रहा तो आसपास के जो प्रांत हैं उनमें विद्रोह होना आरंभ हो गया और वही मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार बना। अगर हम दूसरे बिंदु पर बात करें तो वो था कि मौर्य साम्राज्य बहुत ही केंद्रीभूत शासन से शासित था और इसकी सफलता के लिए आवश्यक था कि एक योग्य शासक प्रजा के कल्याण के कार्य करते हुए इस प्रकार के शासन का सफल संचालन कर सकता था। केंद्र से ही पूरे साम्राज्य के शासन तंत्र में शक्ति का प्रसारण होता था। केंद्रीय नियंत्रण के कमजोर होते ही जो प्रशासन है वो शिथिल हो जाता था, क्योंकि उसमें कोई आंतरिक स्वायत्तता नहीं रहती थी। शासन की इस अतिवादी केंद्रीकरण के कारण अशोक की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारियों में उस तरह के गुणों का विशेष रूप से अभाव रहा जो इतने बड़े साम्राज्य को सुरक्षित रख सके। तो ये जो उसका अशोक ने जिस तरह से केंद्रीभूत शासन की स्थापना की थी, वो ही उसके पतन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी रहा। इसके अलावा डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी का मानना है कि मौर्य साम्राज्य के पतन का एक अन्य मुख्य कारण यह रहा कि दूर के जो प्रांत के जो शासक थे वो बहुत ही अन्यायी थे और इसलिए उनके द्वारा जनता पर जिस तरह से अन्याय किया जा रहा था या अत्याचार किया जा रहा था, तो वहां की जनता के द्वारा समय समय पर मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह किया जा रहा था। जैसे कि तक्षशिला की जनता ने बिंदुसार के काल में इसी तरह का एक विद्रोह किया था
और इस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था। तो वहां की जब अशोक ने को तक्षशिला भेजा गया तो वहां की जनता ने भी अशोक से यह निवेदन किया कि हम ना तो राजकुमार के विरुद्ध हैं और ना ही राजा बिंदुसार के, लेकिन वहां के जो दुष्ट अमात्य हैं वो हमारा अपमान करते हैं। तो द्रव्यावधान के में जब इस तरह का हम उल्लेख हमें जब पढ़ने को मिलता है तो पता चलता है कि तक्षशिला में जो विद्रोह का जो मुख्य कारण था वो था अमात्यों के द्वारा जनता का बार बार किया जाने वाला अपमान, और जिसके कारण जनता मौर्य साम्राज्य के खिलाफ हो गई थी। इसी प्रकार से हमें उल्लेख कलिंग अभिलेख से भी मिलता है और वहां पर भी जनता के द्वारा इस तरह की शिकायत की गई। तो एक तरह से जो दूर के जो प्रांत थे उनमें जिस तरह से दमनात्मक शासन किया जा रहा था उससे जनता मौर्य साम्राज्य के विरुद्ध हो गई और यही मौर्य साम्राज्य के पतन का मुख्य कारण रहा। साथ में ही डॉक्टर रोमिला थापन ने नौकरशाही व्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों की ओर भी ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। उनका कहना है कि मौर्यों का प्रशासन यद्यपि व्यवहारिक दृष्टि से तो सुसंगठित था, लेकिन उसमें एक बुनियादी कमजोरी थी जिसके कारण उसका पतन होना अवश्यंभावी था। और इस संदर्भ में रोमिला थापन ने कहा है कि जो नौकरशाही व्यवस्था में जो नियुक्तियों की जिस तरह से निरंकुश प्रणाली को अपनाया गया था उससे वहां की जो जनता है उनके द्वारा समय समय पर विद्रोह किया जा रहा था, जिसमें महाराज्यपाल द्वारा नियुक्त स्थानीय जो राज्यपाल अपनी इच्छा के अनुसार अपने अधिकारियों का चुनाव करते थे और फिर पूरे शासन तंत्र में नियुक्तियों के मामले को लेकर यही पद्धति दोहराई जाती थी, जिसके कारण एक जो निरंकुश जो शासन प्रणाली है उसका उदय हुआ। और ये जो निरंकुशता है इसी ने जनता में असंतोष पैदा किया। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक अन्य कारण के तहत हम मौर्य अर्थव्यवस्था पर दबाव को भी ले सकते हैं, और इस संदर्भ में प्रोफेसर डीडी कौशाम्बी का मत है कि उत्तरकालीन मौर्यों के समय में अर्थव्यवस्था बहुत ही संकटग्रस्त अवस्था में थी और इसी कारण नए नए कर लगाए गए थे, और इसी काल के आहत और पंचमार्क सिक्कों में भी हमें मिलावट देखने को मिलती है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस तरह की अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसे पैदा हुई। तो इस संदर्भ में डॉक्टर डीएन झा के अनुसार मौर्यों के समय विशाल नौकरशाही व्यवस्था थी, साथ में ही विशाल सेना के रखरखाव, और जिस तरह से अशोक के द्वारा निशुल्क रूप से सार्वजनिक लोक कल्याणकारी कार्य किए जा रहे थे उससे जो शाही खजाना है वो खाली हो गया था। और इस स्थिति से बचने के लिए मौर्यों के द्वारा भी जनता पर अत्यधिक कर लगाए गए और इन अत्यधिक करों के कारण जनता में असंतोष व्याप्त हो गया, और जब जनता में असंतोष व्याप्त हो गया तो उनकी जो सेवा भक्ति है वो मौर्य साम्राज्य के से हट गई और यही मौर्य साम्राज्य के पतन का एक अन्य कारण रहा। इसके अलावा कुछ इतिहासकार अशोक को भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी मानते हैं, और इसके लिए अशोक की ब्राह्मणों के प्रति जो उसके द्वारा नीति अपनाई गई थी और जिस तरह से अशोक ने धम्म नीति अपनाई थी उसको मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ब्राह्मण असंतोष के संदर्भ में पंडित हरप्रसाद शास्त्री के अनुसार अशोक की जो ब्राह्मण विरोधी नीति ने मौर्य साम्राज्य की नींव को खोखला कर दिया और अंत में जो ब्राह्मण सेनापति था पुष्यमित्र शुंग उसी ने ही मौर्यों का उन्मूलन कर दिया था। लेकिन डॉक्टर हेमचंद राय चौधरी ने इस मत का खंडन किया है और उनका कहना है कि अशोक की धार्मिक नीति में ब्राह्मण वर्ग के प्रति कोई भी विरोध नहीं था। फिर हमारे पास ऐसा कोई भी प्रमाणिक सोर्स भी नहीं है जिससे यह पता चले कि ब्राह्मणों ने संगठित होकर अशोक के खिलाफ विद्रोह किया था। इसके अलावा कुछ इतिहासकार अशोक द्वारा बौद्ध धर्म का अनुयायी बनने और अशोक के द्वारा जिस तरह से धम्म विजय की नीति को अपनाया गया और जिस तरह से उसने अहिंसात्मक नीति का पालन किया वो भी मौर्य साम्राज्य के पतन के लिए का ही एक कारण बनी। और इस संदर्भ में ये कहा जाता है कि अशोक की जो शांतिवादी जो नीति है उसके कारण मौर्य सेना
को ज्यादा अभ्यास करने का मौका नहीं मिला, और जिसके कारण मौर्य जो सेना है वो दुर्बल हो गई, और जो जनता की जो सैनिक प्रवृत्ति है वो शिथिल हो गई। और जिसके कारण अशोक के पश्चात जब भी यूनानी आक्रमण हुए या विदेशी आक्रमण हुए तो मौर्य सेना उस तरह के आक्रमणों का ठीक तरह से जवाब नहीं दे पाई, और इसके लिए वो अशोक की धम्म नीति या अशोक की अहिंसात्मक जो नीति थी उसको मुख्य रूप से जिम्मेदार मानते हैं। लेकिन इस संदर्भ में डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री का मानना है कि इसका कोई भी प्रमाण नहीं है कि अशोक ने सैन्य शक्ति को घटाया था और साम्राज्य की रक्षा व्यवस्था को कमजोर किया था। यदि अशोक ने पूर्ण रूप से अहिंसा की नीति को अपनाया होता तो वह पशुओं के वध पर भी पूर्ण रूप से नियंत्रण या बंद उनको कर देता, और मृत्युदंड की प्रथा है उसको भी समाप्त कर देता, लेकिन हमें ऐसा कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। और इस संदर्भ में अशोक अपने 13वें शिलालेख में 8वीं जो जातियां हैं उनको चेतावनी देते हुए कहता है कि यदि वो अपराध करना बंद नहीं करेंगे तो कलिंग को जीतने वाली सेना उनका भी नाश कर देगी। तो इस संदर्भ में रोमिला थापर का भी यह मानना है कि अशोक की अहिंसा ऐसी अवास्तविकतावादी नीति थी नहीं थी, और न ही उसकी राज्य विज्ञप्तियों से यह भी पता चलता है कि उसने सेना को कमजोर बना दिया था। तो हम अशोक को इसके लिए मुख्य रूप से उसकी नीतियों को हम इसके लिए जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। लेकिन ये एक तरह से कहा जा सकता है कि अशोक ने जिस तरह से लोक कल्याणकारी कार्यों पर धन व्यय किया उससे राजकोष अवश्य रिक्त हो गया था, और इसके लिए जनता पर नए नए कर लगाए जा रहे थे, और ये जो नए नए कर लगाए जा रहे थे ये जनता में असंतोष के रूप में व्यक्त हुआ। और जब अशोक की मृत्यु हुई तो जनता के द्वारा अशोक के उत्तराधिकारियों को उस तरह से सहयोग प्रदान नहीं किया गया जिस तरह से अशोक को सहयोग जनता के द्वारा दिया गया था। तो ये फिर भी एक कारण हम मुख्य रूप से इसके लिए पतन के लिए उत्तरदायी मान सकते हैं।